नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट ये लेकर आए हैं। ये स्कूल एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ के अंदर में अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका करिकुलम, जिसका पाठ्यक्रम 10th क्लास को सेटिस्फाई करता है, तो ये टॉपिक आपके लिए ही इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, इस टॉपिक में सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोप क्या होता है। व्हाट इज सोप? साबुन क्या है, किससे मिलकर बनता है, कौन सी रिएक्शंस जो है उसको यूज की जाती है। दूसरा हम बात करेंगे अपमार्जक, डिटर्जेंट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, डिटर्जेंट का केमिकल नाम क्या है। और तीसरी बात करेंगे कि अगर पानी की कठोरता परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है, तो उसमें साबुन और डिटर्जेंट जो है उनको मिलाकर कैसे उसकी कठोरता को रिमूव किया जाता है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो, यानी व्हाट इज सोप। साबुन, सोप। अब जैसे आपसे कोई कहा जाए कि साबुन क्या होता है, व्हाट इज सोप, तो जनरली हम बात करते हैं कि सोप जो है इट इज यूज्ड टू क्लीन द बॉडी, यानी नहाने में काम आता है, बेसिक चीजों में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है साबुन के फॉर्मेशन में। तो सबसे पहले बेसिक से बात करते हैं। ये जो वर्ड हमारे पास में सोप लिखा हुआ, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये एब्रीविएशन है। तो सोप जो है इसमें एसओ जो है ये रिप्रेजेंट करता है सोडियम को, सोडियम। ए जो हमारे पास है ये एक जनरल इंग्लिश का वर्ड है जिसे हम कहेंगे एंड, और पी जो है ये केमिस्ट्री का वर्ड है जिसे हम कहते हैं पोटेशियम। तो आपसे कोई पूछे कि साबुन बनता कैसे है, तो एक सिंपल सी हमारे पास में एक आइडिया, थॉट आया है कि साबुन जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम से बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि साबुन निर्माण में सोडियम और पोटेशियम का बहुत ही अहम रोल है। परंतु इतना पता होना चाहिए कि अकेले सोडियम और पोटेशियम से साबुन नहीं बन सकता, इसके पीछे कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन बनाते हैं कि साबुन क्या होता है। साबुन जो है वो वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण है, यानी सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द फैटी एसिड्स। तो डेफिनेशन की बात करते हैं। साबुन मुख्यतः वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। तो एक जनरल इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज सोप, तो आप ये कह सकते हो कि सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द फैटी एसिड्स। तो इसका मतलब साबुन निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी जो है वो हमारे पास में है वसीय अम्ल, फैटी एसिड्स। तो एक जनरल अगर मैं बात करता हूं कि फैटी एसिड्स क्या होता है और फैटी एसिड कितने टाइप की होती है, बात करते हैं इसमें। तो पहले हम बात करेंगे इसमें यहां पर वसीय अम्ल की। वसीय अम्ल, व्हाट इज फैटी एसिड्स, तो देखिए फैटी एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें जो शीर्ष पार्ट होता है हमारे पास में, जिसको हेड कहते हैं, ये आपके पास में हाइड्रोकार्बन है। देन इसके पीछे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो ऐड होता है। तो फैटी एसिड्स का केमिकल फॉर्मूला हमारे पास में होता है RCOOH। अब देखिए इसमें जो फ्रंट पार्ट हमारे पास में है, जिसे आप हेड कहते हो, शीर्ष कहा जाता है, दिस इज द हेड पार्ट ऑफ द फैटी एसिड्स। शीर्ष अगर मैं कहूं इसमें, तो कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये आर क्या है। आर इज नॉट अ राजेश चौधरी। आर जो हमारे पास में है ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, यानी सी और एच इनसे मिलकर बनने वाली एक लॉन्ग चेन है। तो आप कह सकते हो हेड जो है ये हमारे पास में है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला है, ये हमारे पास लंबी श्रृंखला है। तो आप ये कह सकते हो कि इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। और आप लोगों को पता है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन की बात करें तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की अगर बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि हाइड्रोकार्बन जो है वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। यानी इसका मतलब इसका जो हेड पार्ट है, शीर्ष पार्ट है, फ्रंट पार्ट जो है वो वाटर सॉल्यूबल नहीं है।
तो जल में घुलनशील नहीं है, तो वाटर सॉल्यूबल नहीं है, तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक पार्ट, यानी जल विरागी। तो इस कारण इसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, जिसे आप कहोगे जल विरागी। जल विरागी यानी नॉन सॉल्यूबल इन वाटर। अब बात आती है हमारे पास में इसका जो बैक पार्ट है, जिसे आप कह सकते हो टेल पार्ट, यानी पूंछ वाला पार्ट जो है, ये हमारे पास में है टेल। इसको आप पूंछ कह सकते हो इसकी, द एंड पार्ट। अब देखिए एंड पार्ट आपके पास में है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी ये जो बना हमारे पास में है, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये हमारे पास GROUP। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है प्यारे बच्चों, ये जल में घुलनशील होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है। इस कारण इसे हम कह सकते हैं ये आपके पास में है वाटर सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल और जल में घुलनशील होने के कारण इसे आप कहोगे हाइड्रोफिलिक। हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक, और या कह सकते हो जल रागी। तो देखिए आपसे कोई पूछे कि साबुन जो है वो किससे बनता है, तो आप कहोगे साबुन जो है वो फैटी एसिड वसी अम्लों से बनता है। और वसी अम्ल का जो केमिकल फॉर्मूला है RCOOH, जिसमें R जो है वो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ये स्टीयरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड और ओलिक एसिड्स होती है ये। देन उसके बाद में लास्ट वाला जो पार्ट है COOH, ये हमारे पास में कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाटर सॉल्यूबल होता है, जिस कारण इसको हम कहते हैं जल रागी। अब जनरली बच्चे पूछते हैं कि सर कोई केमिकल रिएक्शन है जिससे हम साबुन बनाते, तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर मुझे साबुन बनाना है तो साबुन बनाने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन यूज की जाती है जिसको हम कहते हैं साबुनीकरण। यानी साबुन निर्माण में साबुनीकरण अभिक्रिया का उपयोग होता है। अभिक्रिया का उपयोग होता है। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, पर एक बेसिक सी बात करके यहां पर छोड़ेंगे इसमें। अब जनरली कोई पूछे कि व्हाट इज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, ये साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है? बच्चों एक सिंपल सी चीज देखिए, इट इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, यानी जो एस्टर है उसका एक हाइड्रोलाइसिस है। किसके साथ में? किसी भी एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। स्ट्रॉन्ग बेस बोले तो हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, जिसमें आप सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं साबुनीकरण क्या है? इट इज अ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर विथ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और या फिर आप कह सकते हो NaOH। अब देखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं हमारे पास में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस जो है वो एस्टर का किसके साथ में है? बेस के साथ में। ठीक है। अब बच्चा कहता है कि सर एस्टर का हाइड्रोलाइसिस अगर मैं बेस के साथ करूं तो मुझे क्या मिलेगा? यहां पर मेरे पास में जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है दैट इज नोन एज द, एक तो आपको मिलेगा एसिड जिसको ग्लिसरॉल कहते हैं इसमें, और साथ के अंदर में यहां पर मिलेगा साबुन, सोप मिलेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साबुनीकरण क्या है, तो एक सिंपल सी वर्ड बोलना है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर विथ स्ट्रॉन्ग बेस विच रिजल्ट्स, जिससे परिणाम स्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है? एक तो एसिड मिलेगा ग्लिसरॉल, और साथ के अंदर में साबुन मिलेगा सोप, जिसको आप ये कह सकते हो कि इसमें अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करें तो जो इसका H पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव होगा तो क्या बनेगा? RCOONA, या फिर बनेगा हमारे पास RCOOK बनता है। तो एक सिंपल सी मैं बात करता हूं इसमें। कोई बच्चा कहे सर साबुन का एक जनरल फॉर्मूला बताइए, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? देखिए साबुन का जो सूत्र है हमारे पास में, साबुन का सूत्र की बात करें इसमें, अगर मैं फैटी एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता हूं तो ये बनेगा मेरे पास में RCOONA। ठीक है। और अगर मान लो मैं फैटी एसिड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करता हूं तो मेरे पास बनेगा ये RCOOK।
अब देखो, बच्चा कहता है कि अगर सोडियम जुड़ा हुआ है तो ये फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट है, और अगर पोटेशियम ऐड हो रखा है तो फैटी एसिड का पोटेशियम सॉल्ट है। डिफरेंस क्या है प्यारे बच्चों? अगर कभी भी मुझे कहीं पर भी लिक्विड सोप बनाने की जरूरत पड़ रही है तो मैं फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट जो उसको प्रेफर करूंगा। इसका उपयोग होता है हमारे पास में तरल साबुन बनाने में, तरल साबुन बनाने में, जिसको आप कह सकते हो लिक्विड सोप। यानी ज्यादा लेदर, ज्यादा आप लोगों को झाग मिले, वहां पर पोटेशियम प्रोसेस यूज किया जाए, थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस होता है। और अगर मैं बात करता हूं सोडियम सॉल्ट के फैटी एसिड की, तो ये हमारे पास में आता है सॉलिड सोप के लिए, जिसको आप कह सकते हो ठोस साबुन। तो सबसे पहले पहली स्लाइड में बेसिक जानकारी बताई कि साबुन क्या होता है और साबुन बनता किससे है, साबुन बनाने में कौन सी रिएक्शन यूज होती है, और साबुन का एक केमिकल फॉर्मूला क्या है। अब हम बात करेंगे कि साबुन निर्माण में जो फैटी एसिड यूज होता है वो फैटी एसिड कितने टाइप का होता है। आप लोगों को पता है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग हो तो वो सैचुरेटेड कहलाता है, संतृप्त। सेम टाइप से अगर यहां पर हाइड्रोकार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्डिंग है कार्बन की, तो आप कहोगे इसको सैचुरेटेड फैटी एसिड, संतृप्त वसी अम्ल। और अगर कार्बन कार्बन की डबल बॉन्डिंग है तो यह कहलाएगा हमारे पास में अनसैचुरेटेड, असंतृप्त वसीय अम्ल। तो अब अगली स्लाइड में हम बात करेंगे यहां पर वसीय अम्लों के प्रकार। वसीय अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। तो पहले एक लाइन याद रखनी आपको बहुत जरूरी है। ये जो फैटी एसिड्स के टाइप की हम बात कर रहे हैं, तो ये कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग है ये डिसाइड करती है। तो हम बात करेंगे कार्बन तथा कार्बन के मध्य बॉन्डिंग के आधार पर जो बंद होता है हमारे पास में, बॉन्डिंग के आधार पर हम वसीय अम्लों को, फैटी एसिड्स को, वसीय अम्लों को दो भागों में विभाजित करते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड कार्बन वी क्लासिफाई द फैटी एसिड्स इन टू पार्ट्स। अब दो पार्ट्स हमारे पास में कौन कौन से, पहले मैं नाम लिख देता हूं इसमें। पहला पार्ट हमारे पास में आता है जिसको हम कहते हैं संतृप्त वसीय अम्ल, संतृप्त वसीय अम्ल, जिसको आप कहोगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और दूसरा पार्ट जो हमारे पास बनता है जिसको हम कहेंगे असंतृप्त वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्ल, जिसे आप लोग कहोगे नॉन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर संतृप्त वसीय अम्लों की, संतृप्त वसीय अम्ल। बेसिक फंडे याद रखने आप लोगों को, ये होता क्या है, काम क्या करता है, बनता कैसे है, एग्जाम्पल क्या है, और डेली लाइफ में इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संतृप्त क्यों लिखा हुआ है। अगर कार्बन कार्बन के बीच की सिंगल बॉन्डिंग है तो बॉन्डिंग तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो फुली सैचुरेट है, इसके अंदर में संतृप्त है एक दूसरे के साथ में। अगर डबल बॉन्डिंग होती है तो एक इलेक्ट्रॉन जुगाड़ से जुड़ा हुआ है, उसको इजी वे में रिमूव कर सकते हैं। ट्रिपल बॉन्डिंग है तो दो इलेक्ट्रॉन जुगाड़ से जुड़े हुए हैं, एक तो सैचुरेट है और दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जुगाड़ से जुड़े हुए हैं। तो जहां पर कहीं भी इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्डिंग में या ट्रिपल बॉन्डिंग में होता है उसको तोड़ना बहुत आसान होता है, इस कारण उसको हम कहते हैं असंतृप्त। तो पहली बात आती है संतृप्त वसीय अम्ल क्या होते हैं। तो हम कहेंगे यदि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो, सिंगल बॉन्डिंग, एकल बंध हो, तो उससे बनने वाले वसीय अम्ल जो है, वसीय अम्ल संतृप्त होंगे, संतृप्त होते हैं।
अब यहां पर यह क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है, जिसको हम कह रहे हैं कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्डिंग, एकल बंध है, ये कौन सी कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग की बात करें? इसका जो शीर्ष पार्ट है, जिसको हमने कहा लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपके पास में कार्बन कार्बन के बीच की सिंगल बॉन्डिंग जो किसके लिए होगी? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसे प्यारे बच्चों आप लोगों ने फॉर्मूले में रिप्रेजेंट किया था, किससे? आर से रिप्रेजेंट किया था। इस आर के अंदर में जितने भी कार्बन होंगे वो सारे के सारे सिंगल बॉन्डिंग से जुड़े हुए होंगे। बात आती है इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो अगर मैं बात करता हूं इसके रासायनिक सूत्र की, केमिकल फॉर्मूले की, तो दो प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। देखिए, या तो आप लिख सकते हो CnH2n प्लस 2 COO, या तो ऐसे लिखें, या फिर जनरली क्या होता है, यहां से एक H को उठा के यहां रख देते हैं। इससे क्या होगा, ये आपको पता चलता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप पीछे जुड़ा हुआ है। या फिर आप इसको लिख सकते हो CnH2n प्लस 1, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा के यहां ऐड कर दिया तो COOH हो गया। अब इससे देखिए क्या होता है, क्लियर विजन बन जाता है हमारे पास में कि ये वाला जो पार्ट आपके पास में है, ये आपके पास है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन R, और COOH जो हमारे पास में है, इसको हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब देखो, हमने यही कहा था स्टार्टिंग के अंदर में कि जो फैटी एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, RCOOH। तो R जो हमारे पास में है, अगर ये सैचुरेटेड का हिस्सा है तो इसका फॉर्मूला होगा CnH2n प्लस 1, और अगर ये अनसैचुरेटेड है तो सेकंड वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बच्चा कहे सर N की वैल्यूज कितनी है, तो बेसिकली जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम यूज करते हैं उसमें देखिए, अगर मैं आपसे कहूं N इज इक्वल्स टू, मेरे पास में 15 है, तो इसे कहा जाएगा पाल्मिटिक एसिड। अब पाल्मिटिक एसिड में N की वैल्यू आपको रखना है 15, तो 15 अगर मैं यहां रखता हूं तो मेरे देखो दो टाइप के फॉर्मूले बना दूंगा। अगर इसमें रखें हम इसमें, तो ये बन जाएगा हमारे पास में C हो गया 15, H आपके पास में 15 का डबल किया 30, में 2 ऐड कर दिया 32, तो H हो गया हमारे पास में 32, और COO। कई जगह क्या होता है, पाल्मिटिक में C16 लेते हैं, तो इस C को भी हम यहां पर ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता आपके ऊपर में। या फिर दूसरा फॉर्मूला अगर इसमें अगर मैं बनाता हूं, तो ये बन जाएगा मेरे पास में C15, डबल करके एक ऐड करना है, तो H हो गया आपके पास में 31, और ये बन जाएगा COOH। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो पाल्मिटिक एसिड के लिए, क्लियर। अब बच्चा कहता है कि पाल्मिटिक एसिड का यूज क्या होता है। पाल्मिटिक एसिड जो है, देखिए दोस्तों, ये आपके पास में एक तरह से फूड एडिटिव होता है ये, जिसको आप कह सकते हो खाद्य योजक है हमारे पास में। और साथ के अंदर में सोयाबीन जो होता है उसके अंदर में सबसे ज्यादा मात्रा इसकी मिलती है, यानी सोयाबीन ऑयल के अंदर में, सोयाबीन ऑयल जो है उसमें इसकी मात्रा आपको मिलेगी। तो पहला हो गया आपके पास में पाल्मिटिक एसिड, अगर N की वैल्यू 15 रखता हूं, ठीक है। अगर मान लो मैंने इसमें N की वैल्यू चेंज करके 17 कर दी, इफ N इज इक्वल्स टू 17, तो ये बन जाएगा हमारे पास में स्टीयरिक एसिड, ठीक है। अब स्टीयरिक एसिड की बात करें तो इसमें जो N है इसकी वैल्यू आपको 17 लेनी है, तो N की वैल्यू अगर 17 इसमें रखूं तो ये बन जाएगा मेरे पास में C17, H डबल करें 34, 2 ऐड किया 36, COO। और अगर इसमें फॉर्मूला रखता हूं मैं इसमें, तो ये बन जाएगा C17, 34 प्लस 1 35, तो H में हो गया हमारे पास में 35, COOH। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो स्टीयरिक एसिड। और मैं एक राज की बात बताऊं आपको कि साबुन बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टीयरिक एसिड का ही होता है, इस कारण इसको सोडियम स्टीयरेट भी कहा जाता है कई जगह, आगे डिस्कस करेंगे इस पे। अब बच्चा कहता है कि सर स्टीयरिक एसिड जो है इसका मुख्य डेली लाइफ में यूज किया है, तो आपने एक नाम सुना होगा बटर, एक कोकोआ बटर जो होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा स्टीयरिक एसिड की होती है, यानी बटर में एंड कोकोआ बटर जो होता है हमारे पास में,
इसमें सबसे ज्यादा मात्रा जो है वो किसकी होगी? स्टेरिक एसिड की। तो पहला डिस्कस किया हमने संतृप्त वसीय अम्ल, ऐसे फैटी एसिड जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य जो कौन सा लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं उसमें सिंगल बॉन्डिंग हो, तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाए। एन की वैल्यू अगर 15 रखूं तो पाल्मिटिक एसिड, एन की वैल्यू 17 अगर डालता हूं तो ये मेरे पास बनता है स्टेरिक एसिड। अब हम बात करेंगे असंतृप्त वसीय अम्ल की, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसकी। तो अब हमारे पास में है असंतृप्त असंतृप्त वसीय अम्ल, वसीय अम्ल यानी अनसैचुरेटेड नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जैसे आप लोगों को पता है अनसैचुरेटेड है, तोड़ना बड़ा आसान है, तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्डिंग होगी। ये कार्बन कार्बन कौन सा है? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसको आर हमने कहा था। तो हम कहेंगे यदि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध यानी डबल बॉन्डिंग हो, डबल बॉन्डिंग हो तो वे वसीय अम्ल फैटी एसिड्स, तो वे वसीय अम्ल असंतृप्त होते हैं, यानी तोड़ना बड़ा आसान होता है इसमें। अब सेम तरीके से मैं वापस वही कोट करूंगा चीज कि यहां पर जो हम कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, तो ये डबल बॉन्डिंग किसके लिए? जिसको आर हमने यूज किया था, ये हम बात कर रहे हैं इसमें लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं हम इसमें, हाइड्रोकार्बन, जिसे आपने रिप्रेजेंट किया था आर से। इसमें पहली चीज क्लियर। अब बात आती है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। रासायनिक सूत्र की बात करें तो जैसे आपने संतृप्त के लिए 2 लिखे थे फॉर्मूले, सेम आप इसके लिए भी 2 टाइप से लिख सकते हो। देखिए वहां लिखा था CnH2n+2 और COO, तो यहां आप लिख सकते हो CnH2n COO, या फिर अगर यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करके इसको दे दिया जाए ताकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो हमें इजी वे में दिखे, तो आप कह सकते हो कि CnH2n-1 और ये बन जाएगा COOH। अब देखिए इसमें जो 2 पार्ट्स हैं आपके पास, पहला पार्ट जो है इसको आप कह सकते हो आर हो गया हमारे पास में लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, और COOH जो पीछे का पार्ट है इसको आप कह सकते हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कह सकते हो। ठीक है, ये बना हमारे पास में इसका केमिकल फॉर्मूला। अब N की वैल्यू जो है वो कितनी यूज की जाती है, देखिए अगर मैं बात करता हूं यहां पर, अगर N की वैल्यू मैं इसमें 17 यूज करता हूं, 17 यूज करूं, तो ये मेरे पास में बन जाएगा ऑलिक एसिड। यानी ऑलिक एसिड जो है वो मेजर एग्जांपल है हमारे पास में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। तो N की वैल्यू 17 डालनी है इसमें, तो क्या बन जाएगा? देखिए अगर इसके हिसाब से लिखें तो ऑलिक एसिड का एक फॉर्मूला बना हमारे पास में C17H34COO, और इसके हिसाब से लिखें तो C17 हो गया, H33 हो गया हमारे पास में, देन ये बन जाएगा COOH। ये पहली चीज हमारे पास। अब बात आती है कि ये जो ऑलिक एसिड है इसका यूज क्या है। देखिए ऑलिक एसिड जो है इसका मुख्य यूज क्या है। सबसे पहली चीज ये मिलता कहां है? प्लांट्स और एनिमल्स जो फैट्स होते हैं उनके अंदर में पाया जाता है। नंबर सेकंड चीज इसका मेजर एग्जांपल यूज क्या है? साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, बॉडी लोशंस बनाने में, और फेशियल क्रीम्स जो होती हैं उनमें बनाने में, फेशियल क्रीम जो होती है उनके निर्माण में इसका यूज किया जाता है। तो अभी हमने क्या बात की कि वसीय अम्ल 2 टाइप के, एक होता है संतृप्त और एक होता है हमारे पास असंतृप्त। अब हम बात करेंगे साबुनीकरण जो है, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, वो क्या होती है और कौन कौन से स्टेप्स जो होते हैं वो साबुनीकरण रिएक्शन के अंदर में यूज किए जाते हैं। अब आएगा आपके पास में सबसे मेजर पार्ट इस टॉपिक का, साबुनीकरण।
साबुनीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसे आप लोग कहोगे सेपोनिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब देखिए बेसिक से बात करेंगे, साबुनीकरण अभिक्रिया होती क्या है, इसका एक जनरल जो बेसिक बात है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले साबुनीकरण प्रोसेस होता क्या है, बड़ा सिंपल सा है। साबुनीकरण प्रोसेस एक हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है, किसका, एस्टर का है। किसका एस्टर, हमारे पास वस्य अम्ल का, यानी हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। किसकी प्रेजेंस के अंदर में, एक बेस की प्रेजेंस में, जिससे हमें एसिड और साबुन मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं यह एक एस्टर का हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है जो बेस की उपस्थिति में, बेस जो होता है जिसको क्षार कहते हो आप, जो क्षार बेस की उपस्थिति में, बेस की उपस्थिति में करवाया जाता है, करवाया जाता है। अब बात आती है, अगर हम फैटी एसिड का जो एस्टर है उसका हाइड्रोलाइसिस करवाएं बेस की उपस्थिति में, तो क्या होगा, देखिए जिसके परिणाम स्वरूप हमें अम्ल, एसिड तथा साबुन जो है सोप प्राप्त होता है, यानी सोप मिलेगा। अब देखो प्राप्त होता है। अब ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है, इसी को अगर मैं एक इक्वेशन की फॉर्म में बात करूं तो आप ऐसे कह सकते हो, साबुनीकरण प्रोसेस क्या है, एस्टर जो होगा इसे अगर मैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाऊं, तो एक तो मुझे मिलेगा इसमें एसिड अम्ल, एक मिलेगा मुझे इसमें सोप, और साथ में आपको प्राप्त होगी ऊष्मा। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं हीट की, ऊष्मा की, तो आप सिंपल सी चीज कह सकते हो, साबुनीकरण प्रोसेस में हीट इजेक्ट होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और ऊष्मा उत्सर्जित होने के कारण ये जो प्रोसेस है इसे हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, जिसे आप कह सकते हो ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। यानी अगर कभी आपसे पूछ ले कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल दीजिए जिसके रिएक्शन में प्रोडक्ट जब बनता है तो साथ में हीट इजेक्ट होती है, तो आप साबुनीकरण का एग्जांपल दे सकते हो। अब देखिए यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो हम एस्टर की बात कर रहे हैं, ये एस्टर आपके पास में क्या है, बड़ा सिंपल सा है। यहां पर हम बात कर रहे हैं एक तरह से ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड की बात कर रहे हैं, यानी ये हमारे पास में जो है ये है ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल के ट्राइग्लिसराइड की हम बात कर रहे हैं। क्लियर। अब बात आती है कि ट्राइग्लिसराइड जो है इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, तो C3H5RCOO होल थ्राइस, ये यानी अगर मैं ट्राइग्लिसराइड की बात करता हूं, एस्टर की बात करता हूं, तो ये ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड है, यानी इसको रिएक्ट करवाना है मुझे। ठीक है, बेस के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोक्साइड होना चाहिए OH। तो यहां पर दो हमारे पास में जो सॉल्ट यूज करते हैं, एक तो आपके पास में है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और एक होगा आपके पास में KOH। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराता हूं तो सॉलिड सोप बनता है, ठोस साबुन जो होता है, झाग कम प्राप्त होते हैं इसमें। परंतु अगर मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाता हूं तो एक लिक्विड सोप बनेगा जिससे झाग ज्यादा प्राप्त होंगे। ठीक है, साथ के अंदर में रिजल्ट के रूप में मुझे प्राप्त होगा एक एसिड। अब बच्चा बोले ये एसिड कौन है, ये एसिड आपके पास में है ग्लिसरॉल, रिजल्ट में ग्लिसरॉल मिलता है, और ग्लिसरॉल जो है उसका जो बेसिक फॉर्मूला है C3H5
OH होल थ्राइस, ये हमारे पास। अब रिजल्ट के साथ में बनेगा साबुन, जो हमारा मेन एंड प्रोडक्ट है, और साबुन जो बनेगा ये बनेगा RCOONA। और अगर मैं सोडियम रिएक्ट करता हूं, अगर मैं पोटेशियम के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, तो ये बनेगा RCOOK। क्लियर? अब देखिए, तो एक बेसिक प्रोफाइल बता दिया कि साबुनीकरण अभिक्रिया में क्या करना होता है। ट्राइग्लिसराइड को आप किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट करवाते हो, जिससे आपको ग्लिसरॉल मिलता है, साथ के अंदर में आपको एक साबुन मिलता है। अब बच्चा कहे सर, क्या साबुनीकरण रिएक्शन वन स्टेप में होती? नहीं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, बुक्स में आपको मिलेगा कि साबुनीकरण एक ही स्टेप में होती है। साबुनीकरण अभिक्रिया बनाने के लिए सबसे पहले आपको ट्राइग्लिसराइड बनाना पड़ता है। तो ट्राइग्लिसराइड कैसे बनेगा, ये फर्स्ट रिएक्शन होगी। फिर उस ट्राइग्लिसराइड को हम बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो सेकंड रिएक्शन होगी। तो साबुनीकरण अभिक्रिया प्राप्त करने के लिए दो रिएक्शंस यूज की जाती है। देखिए, रिएक्शन नंबर 1 की बात कर रहा हूं। रिएक्शन नंबर 1 क्या है? ट्राइग्लिसराइड बनाना है। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लिसरॉल जो है, इस ग्लिसरॉल को रिएक्ट करवाएंगे हम फैटी एसिड के साथ, वसी अम्ल के साथ, फैटी एसिड के साथ। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में, एक तो बनेगा ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड प्लस करके बनेगा वाटर, पानी। ये आपके पास में पहली रिएक्शन है ट्राइग्लिसराइड बनाने के लिए। देखिए, तो ग्लिसरॉल जो हमारे पास में है, इसका फॉर्मूला मैं ऊपर बता चुका हूं, C3H5OH होल थ्राइस। इसे रिएक्ट करवाएंगे हम RCOOH के साथ, बैलेंस करेंगे अभी इस रिएक्शन को इसमें, ठीक है। इससे जो रिजल्ट बनेगा हमारे पास में ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड लिख रखा है मैंने यहां पर C3H5, ये बना RCOO होल थ्राइस, प्लस करके पानी बनेगा इसमें H2O। अब देखिए, अब हम इसको बैलेंस करते हैं। देखिए, राइट साइड में R जो है उसमें 3 लिखा हुआ है, जबकि लेफ्ट साइड के अंदर में जो R है सिंगल लिखा हुआ है, तो हमने इसके आगे क्या लिख दिया? 3 लिख दिया, ठीक है। जैसे इसको यूज किया तो हाइड्रोजन देखें जरा कितने हैं आपके पास में, यहां 5 हो गए और यहां पर 3 हो गए, 8। 8 और 3 ये बन गए 11 हमारे पास। तो 11 इधर भी होने चाहिए, 5 है यहां पर और ये 2 हो गए 7। तो मैं अगर इसके आगे 3 लिखूं तो 6 और 5 जो है वो 11। तो ये बन गया बैलेंस आपके पास। तो पहली रिएक्शन क्या है? ट्राइग्लिसराइड कैसे प्राप्त करना है, ये पहला चरण। अब हम बात करेंगे रिएक्शन नंबर 2, जिसको साबुनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। रिएक्शन नंबर 2, तो देखिए, रिएक्शन 2 हालांकि ऊपर लिखी हुई है, तो इसी को हम हमारे बेसिक के फॉर्मूले में लिखते हैं। तो आप ये कह सकते हो, अब जो ट्राइग्लिसराइड बना है आपके पास में, ट्राइग्लिसराइड जो बना है, उस ट्राइग्लिसराइड को हम रिएक्ट करवाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस आपका NaOH भी हो सकता है और KOH भी हो सकता है, डिपेंड करते हैं साबुन कौन सा बनाना चाह रहे हो आप इसमें। साथ के अंदर में जो बाई प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में, एक तो बनेगा ग्लिसरॉल एसिड, ग्लिसरॉल, और साथ के अंदर में बन जाएगा साबुन, सोप, और खूब सारी ऊष्मा जो है ये उत्सर्जित होगी इसमें। ट्राइग्लिसराइड का जो फॉर्मूला हमारे पास है, इसको हम यूज करेंगे C3H5RCOO होल थ्राइस, बैलेंस करेंगे बाद में। अब हमने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं हम, तो हमने कहा NaOH की बात कर रहे हैं, जिससे रिजल्ट बनेगा हमारे पास ग्लिसरॉल C3H5OH होल थ्राइस, साबुन बन जाएगा इसमें RCOONA। हालांकि ये रिएक्शन ऊपर लिखी हुई है, प्लस करके ये बना हीट हमारे पास। अब बैलेंस कर, लेफ्ट साइड में देखिए R3 दे रखा है, यहां पर R सिंगल है, तो ये बन गया हमारे पास में R। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 5 यहां पर है और यहां पर एक सिंगल ही यूज हो रहा है। या फिर आप एक काम करो, देखो ये मैंने N लिखा, ये Na है हमारे पास में, ये N लिख दिया, Na। सोडियम है हमारे पास में, क्लियर। अब सोडियम जो है वो 3 बन गए, जबकि यहां पर सोडियम 1 है, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो? यहां पर 3 लिखोगे इसमें, क्लियर। अगर कहीं मैंने N लिख दिया तो समझ लेना कि वो सोडियम है, Na है हमारे पास, ठीक है। तो ये बन गई आपके पास में साबुनीकरण अभिक्रिया। हमेशा ध्यान रखना, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, सिंपल सा जवाब देना है, यानी ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड जो एस्टर होता है,
उसे आप अगर किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, या तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, इसके साथ अगर आप रिएक्ट करवाते हो तो उससे साबुन बनता है, साथ में एक एसिड बनेगा और खूब सारी ऊष्मा निकलेगी। इसे हम कहेंगे साबुनीकरण। फर्स्ट रिएक्शन साबुनीकरण अभिक्रिया नहीं है, सेकेंड रिएक्शन सैपोनिफिकेशन, परंतु फर्स्ट रिएक्शन की सहायता से साबुनीकरण अभिक्रिया प्राप्त की है। अब एक दो बेसिक बात करते हैं हम साबुन निर्माण में। देखिए, मुख्य तथ्यों की बात करता हूं मैं इसमें। मुख्य तथ्य, अब आपसे कोई पूछे कि जो बेस है, अगर मैं इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करूं या फिर मैं यूज करता हूं आपके पास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो डिफरेंस क्या है? तो पहली चीज देखिए, यदि NaOH का उपयोग कर साबुन बनाया जाता है तो यह ठोस साबुन होगा, ठोस साबुन होता है। यानी सॉलिड सोप जो है वो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, कम झाग देता है और सस्ता बनता है इसमें। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे कहूं यदि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का उपयोग कर साबुन बनता है तो यह तरल साबुन होगा, लिक्विड सोप जिसको आप कहते हैं, इसमें तरल साबुन होता है। अधिक झाग मिलते हैं परंतु थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इसीलिए जनरली हम कहते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। अब बच्चों बात करते हैं कि साबुन मुख्यतः किसका बनता है। साबुन मुख्य बनता है हमारे पास में संतृप्त वसीय अम्ल का, यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड से, उनसे बनता है। और स्टीयरिक एसिड जो है N=17, उसको यूज करके बनाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि साबुन का एक जनरल नाम बताइए, तो सोडियम स्टीयरेट है इसमें, यानी अम्ल जो क्षार जो यूज किया गया वो सोडियम का है, और एसिड जो हमने यूज किया गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है वो स्टीयरिक एसिड वाली यूज की है। तो क्या बन जाएगा? साबुन का रासायनिक नाम सोडियम स्टीयरेट है, सोडियम स्टीयरेट होता है, आप ये भी कह सकते हो। तो आपसे कोई पूछा जाए आप जो नहाने वाला साबुन यूज कर रहे हो उसका नाम क्या है, तो आप कहोगे सोडियम स्टीयरेट होता है। ठीक है, अब अगली बात हम करते हैं कि जो भी साबुन हम यूज करते हैं उसमें फैटी एसिड्स की मात्रा कितनी होती है। तो जब आप साबुन खरीदते हो या साबुन का जब पैकेट आप देखते हो तो उसके पीछे देखना एक टर्म लिखी होती है जिसको हम कहते हैं TFM, यानी एक वर्ड होता है हमारे पास में TFM। अब इसका मतलब है टोटल फैटी मटेरियल, कई जगह मैटर भी कहा जाता है, यानी किसी भी साबुन में कुल वसीय पदार्थ की मात्रा कितनी है। अब वसीय पदार्थ की मात्रा के आधार पर साबुन जो होते हैं उनको प्यारे बच्चों 3 भागों में डिवाइड करते हैं। देखिए, इसी के बेसिस पे सबसे पहला साबुन आता है हमारे पास में जिसको हम कहते हैं ग्रेड 1 सोप। ग्रेड 1 सोप जो होते हैं उसमें TFM की वैल्यू जो होती है, टोटल फैटी मटेरियल की वैल्यू 76% से ज्यादा होनी चाहिए। तो हम कहेंगे यदि TFM का प्रतिशत 76% से अधिक हो, यानी मोर देन आपके पास 76% TFM है, तो आप ये कह सकते हो कि कॉस्मेटिक सोप होते हैं, जैसे डव हो गया, पियर्स हो गया, ये जितने भी साबुन होते हैं ये आपके पास में ग्रेड 1 सोप कहलाते हैं। दूसरी बात करते हैं इसमें हम ग्रेड 2 की। देखिए, ग्रेड 2 साबुन जो है आपके पास में, इसमें थोड़ा सा TFM जो है उसकी वैल्यू कम होती है। तो हम कहेंगे यदि
TFM का मान 70% से 76% के मध्य हो तो ये हमारे पास कहलाते हैं ग्रेड 2, यानी थोड़े कॉस्मेटिक होते हैं और थोड़े से ये एंटीसेप्टिक होते हैं आपके पास में। और तीसरा जो आपके पास में होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेड 3 सोप। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ग्रेड 3 का मतलब है थर्ड ग्रेड के साबुन है, नहीं, इनका यूज होता है हमारे पास। तो पहले इसकी डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास देखिए, यदि टीएफएम जो है, टीएफएम का मान 60% से 70% के मध्य हो तो ये हमारे पास में कहलाते हैं ग्रेड 3। अब देखिए डिस्कस करते हैं। ग्रेड 1 साबुन जो हमारे पास में यूज होते हैं ये प्योरली कॉस्मेटिक कहलाते हैं, सौंदर्य प्रसाधन। यानी आपने देखा होगा क्लींजिंग सोप जो होते हैं, इसमें अगर मॉइस्चराइजिंग बॉडी का कम हो रहा है तो डॉक्टर क्या करता है कि ऐसे साबुन देता है, डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन स्पेशलिस्ट होता है, कि भाई आपकी बॉडी के अंदर में मॉइस्चर कम हो रहा है तो आपके चमड़ी जो है वो खुरदरी हो रही है, रफ हो रही है, फट रही है, तो उसके लिए टीएफएम 76% से ज्यादा उपयोगी है। तो ये हमारे पास में कहलाते हैं कॉस्मेटिक सोप। ठीक है। ग्रेड 3 जो हमारे पास में है ये पूरी तरह से एंटीसेप्टिक सोप होते हैं, जैसे डेटॉल हो गया आपके पास, लाइफ बॉय हो गया आपके पास में, सेवलॉन हो गया। यानी इनका मुख्य उद्देश्य आपको गोरा करना नहीं होता है, इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि आपकी बॉडी से जो जर्म्स हैं, जो आपके पास बैक्टीरिया है, नहा के आने से पहले कहीं खेल के आए हो बैक्टीरिया है, उनको खत्म करना। तो ये आपके पास में बैक्टीरियल सोप कहलाते हैं, इसमें बैक्टीरियल सोप कहलाते हैं हमारे पास। तो हम एक जनरल चीज कह सकते हैं कि साबुन बनाने में साबुनीकरण प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। साथ के अंदर में हम बात करते हैं कि साबुन जो है वो वसी अम्लों से बनता है और फैटी एसिड की मात्रा के आधार पे हम साबुनों को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कि साबुन जो होता है और डिटर्जेंट, इसको अगर हम पानी के अंदर में मिक्स करते हैं तो पानी की कौन सी हार्डनेस को ये रिमूव करता है और कौन सी हार्डनेस को ये रिमूव नहीं करता। अब हम बात करेंगे दोस्तों जल की कठोरता। तो इस सेक्शन में हम ये बात करेंगे कि जल की कठोरता किसके कारण उत्पन्न होती है और कौन कौन से लवण की उपस्थिति जल की कठोरता को स्थायी बनाते हैं और जल की कठोरता को अस्थायी बताते हैं। टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस जो वाटर की है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, आइए दोस्तों बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम कहेंगे जल की कठोरता। जल की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर, आपने देखा होगा दोस्तों जब आप कभी दूर दराज के इलाकों में जाते हो तो कई ऐसे हैंडपंप होते हैं जिनके ऊपर में गवर्नमेंट ने रेड कलर का क्रॉस किया हुआ होता है। तो वो रेड कलर के जो क्रॉस किए हुए हैंडपंप होते हैं उनसे निकलने वाला पानी पीने लायक नहीं होता। कारण क्या होता है, उसमें सल्फाइड जो होते हैं उनकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है, इस कारण उनको यूज नहीं किया जाता है और उसकी जो कठोरता है, हार्डनेस, उसको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जल में कठोरता किसके कारण होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन है इनकी उपस्थिति जल में कठोरता को उपस्थित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यदि जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयनों की उपस्थिति की मात्रा अधिक हो तो ये जल में कठोरता उत्पन्न करते हैं, यानी वाटर में हार्डनेस डेवलप करते हैं। जल में कठोरता उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहली चीज याद रखनी है कि पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों की उपस्थिति अगर एक्सेसिव अमाउंट में है,
अधिक मात्रा में है तो ये पानी की हार्डनेस को डेवलप करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीजों का मिक्सचर हो तो वो जो पानी है टेम्परेरी हार्ड होगा या फिर वो परमानेंट हार्ड होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जल की अस्थायी कठोरता की। अस्थायी कठोरता, टेम्परेरी हार्डनेस जिसको हम कहते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस। अस्थायी कठोरता में जैसे नाम से पता चल रहा है इसको इजी वे में रिमूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के कारण तो कठोरता होती है, पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन है किनके साथ में रिएक्ट करके कौन से केमिकल का निर्माण करते हैं ताकि जल जो है वो अस्थायी कठोरता होगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर और कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की उपस्थिति अगर पानी के अंदर में है तो इस प्रकार का पानी अस्थायी कठोर कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं यदि जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट यानी यदि जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट की उपस्थिति हो तो जल अस्थायी कठोर कहा जाता है। तो जल अस्थायी कठोर माना जाता है। तो सिंपल सी चीज हमारे पास में यह है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है इनके कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो है अगर ये पानी के अंदर में मिक्स्ड है तो इस प्रकार का पानी टेम्परेरी हार्ड कहा जाएगा और इन्हें आसानी से रिमूव किया जा सकता है। अब बच्चा कहे सर अस्थायी कठोर पानी जो है इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहला बेसिक प्रोसेस तो है, आपने देखा होगा कि अगर कहीं तालाब से पानी पीने की मजबूरी आ जाए तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि उस पानी को पहले उबालो देन उसको छानो। तो हम अगर बात करते हैं कि पानी को अगर मैं उबालता हूं जिसमें अस्थायी कठोरता है तो उसमें पानी साफ कैसे होगा। तो देखिए अगर पानी अस्थायी कठोर है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है, जैसे ही अस्थायी कठोरता के पानी को गर्म करते हो तो कैल्शियम मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट हैं वो कैल्शियम मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जो हाइड्रोक्साइड है ये जल में घुलनशील नहीं होते, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और इन्हें छानकर सेपरेट किया जा सकता है जिसके कारण पानी की अस्थायी कठोरता गर्म करने पर रिमूव होती है। तो हम ये कह सकते हैं इस पानी को गर्म करने पर इसके बाइकार्बोनेट आप ये कह सकते हो कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसके बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्साइड में रूपांतरित हो जाते हैं जो जल में अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं तथा इन्हें छानकर पृथक किया जा सकता है। तो देखिए तो पहली चीज सिंपल सी आपके सामने क्या है कि अगर पानी अस्थायी कठोर है यानी टेम्परेरी हार्ड है तो उसको अगर आप जैसे ही गर्म करते हो तो गर्म करने पर उसके जो बाइकार्बोनेट है, आप मैग्नीशियम पकड़ लो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और यह जल में अघुलनशील होता है, नॉन सॉल्यूबल है, जिसे छान कर आप उससे सेपरेट कर सकते हो, फिर पानी जो है वो पीने लायक बन जाएगा। पहला प्रोसेस तो ये। दूसरा प्रोसेस देखिए
आपने एक चीज देखी होगी, लाल दवा जो होती है पोटेशियम परमैंगनेट, इसको पानी के अंदर में मिलाया जाता है। गांवों के अंदर में एक नालगोंडा विधि यूज की जाती है। इसमें क्या होता है कि बरसात के पानी को जब वो स्टोर करके रखते हैं तो उसके बाद में उसमें कीड़े पड़ने की संभावना और उसमें अस्थायी कठोरता आने की संभावना बन जाती है। तो वो क्या करते हैं, एक पोटली बांधते हैं, उसमें लाल दवा ली या फिटकरी ली, कुछ भी ली, उसको क्या करते हैं, पोटली को बांध के धागे से उसके अंदर में लटका देते हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे उनको पानी यूज लेना होता है तो वो निकालते हैं अंदर से, उसमें से अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के बाद उसको छान लेते हैं, क्योंकि उनको पता है इसमें क्या होगा, ये जो बाइकार्बोनेट्स है ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो पानी में घुलता नहीं है, तो ऊपर झाग के रूप में मिल जाता है, जिसको आप सेपरेट करके छान के आप उसको पीने लायक बना सकते हो। तो दूसरा मेथड हमारे पास में ये है कि इस पानी में लाल दवा फिटकरी भी कह सकते हो आप, फिटकरी को मिलाकर पीने लायक बनाया जा सकता है। तो दूसरा प्रोसेस ये हो गया। इस मेथड को हम कहते हैं नालगोंडा विधि। नालगोंडा मेथड कहा जाता है इसमें। ठीक है, दूसरा प्रोसेस हो गया। या फिर आप सिंपल सा कह सकते हो कि अस्थायी कठोर पानी को साबुन और डिटर्जेंट इन दोनों की उपस्थिति से हम भी इसकी अस्थायी कठोरता रिमूव कर सकते हैं। अगर टेम्परेरी हार्ड पानी है तो आप साबुन लगाओगे तो कपड़े इजी वे में साफ हो जाएंगे, और अस्थायी कठोर पानी है तो डिटर्जेंट की सहायता से आप इसकी कठोरता को रिमूव कर सकते हो। तो तीसरा हमारे पास में क्या है, साबुन तथा अपमार्जक डिटर्जेंट जो है, अपमार्जक की सहायता से हम अस्थायी कठोरता को हटा सकते हैं। तो इस स्लाइड पे हमने बेसिक बात की कि जल की कठोरता किसके कारण होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों की उपस्थिति एक्सेसिव अमाउंट में हो तो जल कठोर माना जाता है। और कठोरता जो होती है वो दो प्रकार की, अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की मात्रा उपस्थित है पानी में तो इसकी कठोरता को रिमूव किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके से, पहला आप उस पानी को गर्म करके, दूसरा फिटकरी या लाल दवा को मिक्स करके, और तीसरा है साबुन और अपमार्जक, इनकी सहायता से अस्थायी कठोरता जो है उसे रिमूव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्थायी कठोरता जो है वो क्या होती है। तो दूसरा हमारे पास में जो है जिसको हम कहेंगे जल की स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। तो जैसे आपको पता है कि पिछली स्लाइड में थोड़ी देर पहले अभी हमने कहा कि पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की उपस्थिति होती है तो उसको हम कहते हैं अस्थायी कठोरता, रिमूव किया जा सकता है। परंतु अगर पानी के अंदर में कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फाइड और क्लोराइड की उपस्थिति हो तो इस प्रकार का पानी पीने लायक नहीं होता, उसको हम कहते हैं स्थायी कठोरता। तो हम ये कह सकते हैं यदि पानी में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फाइड उपस्थित हो तो ये जल की कठोरता को हार्डनेस जो है, कठोरता को स्थायी बनाते हैं। तो
आप ये कह सकते हो CaCl2 या CaS, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फाइड, अगर इनकी उपस्थिति है तो पानी जो है वो बिल्कुल पीने लायक नहीं है, इसको परमानेंट हार्ड पानी माना जाता है। बच्चा कहता है कि सर अगर मान लो कहीं पर भी क्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है या सल्फाइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो क्या उसको गर्म करके पानी की कठोरता रिमूव कर सकते हैं? हम कहेंगे नहीं, ना तो गर्म करके, न लाल दवा द्वारा और ना ही साबुन के द्वारा। केवल एक ही तरीका है कि इस प्रकार के पानी की कठोरता को हटाने के लिए सिर्फ अपमार्जक यूज किया जाएगा। और आपको पता है कि डिटर्जेंट आप यूज करोगे तो वो पीने लायक नहीं होगा। अगर ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परमानेंट हार्ड पानी है, तो वहां पर क्या होगा, अगर आप उस पानी को नहाने में उपयोग में लोगे और फिर साबुन सिर पे लगाओगे तो आपको पता है बाल जो है बिल्कुल चिपक जाएंगे आपके, यानी सेपरेट नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, या तो आप शैम्पू यूज करते हो और या फिर आप यूज करोगे डिटर्जेंट। ऐसे प्रदेशों में, गांवों में नहाते दौरान में सिर में डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि साबुन जो है वो बेअसर होता है। तो हम ये कह सकते हैं स्थायी कठोरता को, स्थायी कठोरता को ना तो गरम कर ना ही साबुन द्वारा हटाया जा सकता है। यानी आप उसको ना तो गर्म करके रिमूव कर सकते हो, यहां लिखा हुआ है ना तो गर्म कर, और ना ही साबुन के द्वारा आप उसको रिमूव कर सकते हो। इस प्रकार के पानी की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि पानी के अंदर में डिटर्जेंट मिक्स करना। यानी हम ये कह सकते हैं कि केवल अपमार्जक यानी डिटर्जेंट द्वारा स्थायी कठोरता जो है, स्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है। तो ऐसे प्रदेश आपने देखा होगा कि नागौर के इंटीरियर पार्ट्स में, कई जगह बाड़मेर पार्ट में, कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर लाइमस्टोन की मात्रा ज्यादा होती है। तो वहां पर क्या होता है, पानी स्थायी कठोर होता है, तो वहां कपड़े साबुन से नहीं धोए जाते, वहां पर कपड़ों को धोने के लिए सिर्फ डिटर्जेंट को यूज किया जाता है। क्यों? केवल डिटर्जेंट ही अस्थायी कठोरता को रिमूव कर सकता है। अब बच्चा बोले सर अपमार्जक जो है वो फंक्शन कैसे करता है, डिटर्जेंट वर्क कैसे करता है? बड़ा सिंपल सी चीज है। जैसे ही आप इस पानी के अंदर में डिटर्जेंट को मिक्स करते हो तो डिटर्जेंट क्या करेगा, इसका सरफेस टेंशन जो है पृष्ठ तनाव, उसको रिमूव कर देगा, उसको बहुत ही कम कर देगा। और जैसे ही पृष्ठ तनाव कम होगा तो जो कपड़े आप उसके अंदर में डालोगे तो उनके जो छेद होते हैं उसमें से पानी इजी वे में निकलना स्टार्ट होता है। बिना डिटर्जेंट के पानी के अंदर कपड़ों को भिगोगे तो पानी हार्ड होता है, सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, तो कपड़ों के छिद्र के आर पार नहीं जा सकता। तो डिटर्जेंट मिलाने से उस पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, पानी सॉफ्ट हो जाता है, और जैसे ही कपड़े डालते हो तो उनके छोटे छोटे जो रेशे छिद्र होते हैं उनमें से इजी गोइंग पानी पार हो जाता है, जिससे पानी का मैल निकलता है। तो हम ये कह सकते हैं अपमार्जक द्वारा पानी का पृष्ठ तनाव कम किया जाता है, जिससे कपड़े आसानी से धुल जाते हैं। अब हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे कि डिटर्जेंट क्या होता है, व्हाट इज डिटर्जेंट। एक बेसिक सी बात करेंगे इसमें हम। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, केमिकल फॉर्मूले की बात करेंगे, और डिटर्जेंट जो है वो फंक्शन कैसे करता है इसकी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे डिटर्जेंट जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। रासायनिक
सूत्र क्या है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिटर्जेंट, और केमिकल नाम क्या है इसका। देखिए, रासायनिक सूत्र पढ़ने से पहले हम बात करेंगे इसका केमिकल नेम। इसका जो रासायनिक नाम है ये हमारे पास में आता है सोडियम डोडिसाइल, सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो आपसे कोई पूछे कि जो डिटर्जेंट है उसका केमिकल नाम क्या है, सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट। अब डोडिसाइल का मतलब है 12 और बेंजीन में 6 होते, टोटल 18। तो यानी कार्बन जो है उनकी संख्या होगी आपके पास 18, हाइड्रोजन 29, Na3 एंड S। ये बना हमारे पास में इसका केमिकल फॉर्मूला। तो पहली चीज, अपमार्जक क्या है, अपमार्जक एक क्लिंजिंग एजेंट है जो पानी की स्थायी और अस्थायी दोनों कठोरताओं को रिमूव करता है, परंतु साबुन जो है वो केवल अस्थायी कठोरता को हटाता है, स्थायी कठोरता को नहीं हटाता। इसका केमिकल नेम है सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट और केमिकल फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया। अब हम बात करते हैं, यह है जल की स्थायी व अस्थायी कठोरता दोनों को हटाता है, जबकि साबुन जो हमारे पास है, साबुन केवल जल की अस्थायी कठोरता को हटाता है। अस्थायी है ये, अस्थायी कठोरता को हटाता है, कठोरता को हटाता है। यानी जो साबुन है उसमें भी क्वालिटीज नहीं होती है कि पानी की स्थायी कठोरता को रिमूव करने की। तो दोस्तों, आज का ये जो लेक्चर वीडियो था इसमें हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन, एक बेसिक चर्चा की कि साबुन क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है, दोनों के केमिकल फॉर्मूलाज क्या हैं, किससे मिलकर बनते हैं, और साथ साथ के अंदर में पानी की कठोरता कितने प्रकार की होती है और उनको हटाने के लिए किस किस को यूज किया जाता है। ये टॉपिक प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th क्लास के अंदर हैं और या 10th के करिकुलम को फॉलो करते हुए किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी या यूपीएससी, तो उसमें ये आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल जो है इसे जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, आज के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा। साथ में इसमें जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं और अपकमिंग वीडियोस जो हैं और नई वैकेंसीज जो हैं उनकी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपीएससी, आरपीएससी, नीट, आईआईटी, 11th 12th, तो हमारा एक गूगल प्ले स्टोर से फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर का मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस किसी भी कोर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस कोर्स को परचेस करें। उस कोर्स के अंदर में सभी बेसिक फंडे विथ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स आप लोगों को दे रखे हैं। तो दोस्तों, इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।